गुड इवनिंग एवरीवन। रेडियो एक्टिविटी की क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं। फिर हम लोग ये देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा रे क्या होता है, अल्फ़ा बीटा और गामा के निकलने से एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कितना का चेंज आता है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा में किसका वेलोसिटी ज़्यादा है और किसका वेलोसिटी कम है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि अल्फ़ा पे कितने चार्ज होते हैं, बीटा पे कितने चार्ज होते हैं और गामा पे कितने चार्ज होते हैं। इससे हम लोग ये देखेंगे कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या चेंज आ सकता है अल्फ़ा के निकलने से, बीटा के निकलने से और गामा के निकलने से। फिर हम लोग ये देखेंगे कि इन तीनों में से आयोनाइजिंग पावर किसका ज़्यादा है, कौन ज़्यादा आयोनाइज कर सकता है और कौन कम आयोनाइज कर सकता है। तो ये सारे टॉपिक को आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन। दो टाइप के रिएक्शन हैं। नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा है न्यूक्लियर रिएक्शन। हम रिएक्शन को शॉर्ट में रिएक्शन भी लिखते हैं, तो हम लोग पूरा नाम भी लिख सकते हैं और हाफ नाम भी लिख सकते हैं। तो रिएक्शन का यहाँ पर दो टाइप है, एक का नाम है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरे का नाम है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जरा पहले समझ लेते हैं कि ये दोनों रिएक्शन है क्या। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? वैसा रिएक्शन जिसमें कि एटम और चार्ज को बैलेंस करना पड़ता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। फिर से सुनिए, वैसा रिएक्शन जिसमें कि एटम्स और चार्ज को बैलेंस करना पड़ता हो, वैसे रिएक्शन को नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। जैसे समझिए आप लोग, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कि नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवा दे रहे हैं। आप लोगों को याद होगा अमोनिया बनता है NH3। तो जब नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कर रहे हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर ये दोनों हम लोग का रिएक्टेंट है और ये जो है हम लोग का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि नाइट्रोजन 2 गो है, यहाँ नाइट्रोजन 1 गो है। तो इसके एटम को बैलेंस करने के लिए हम लोग आगे में 2 लगाएंगे। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर हो गया 6, तो हम लोग को यहाँ पर 3 लगाना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एटम बैलेंस हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन 2, यहाँ भी नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, तो एटम बैलेंस है। तो जिसमें हम लोग को एटम को बैलेंस करना पड़ता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। इसमें चार्ज का बात नहीं हो पाया। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि चार्ज आता हो। डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला होता है Cr2O7 माइनस माइनस, और ये डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में चेंज कर जाता है Cr3+ में। क्रोमियम का वैलेंसी 3 होता है और क्रोमियम मेनली ऑक्सीडेशन नंबर 6 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग को बैलेंस करना है। ये निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, चार्ज भी बैलेंस में है और एटम भी बैलेंस में है। इसको हमको बैलेंस करना है। तो दिख रहा है कि यहाँ क्रोमियम का 2 एटम है, तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 लगाने से क्रोमियम तो बैलेंस हो गया, पर ऑक्सीजन का यहाँ पर 7 एटम प्रेजेंट है और इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग बैलेंसिंग में क्लास 11th में पढ़े हुए हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करते हैं। तो H2O ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये 7 है, तो हम लोग को यहाँ पर 7H2O लगाना पड़ा बैलेंस करने के लिए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O लगाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 7 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 7 है, पर यहाँ पर बढ़ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर 14।
7 दूना 14 हाइड्रोजन इधर है और इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11 में कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ लगाते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ गया 14H+। तो जब हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ लगाएं तो यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है 14, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 14 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 7 है, क्रोमियम 2 है, तो यहाँ भी क्रोमियम 2 है। इसका मतलब एटम बैलेंस हो चुका है। एटम बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर अब चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज में दिख रहा है यहाँ पर कि एक क्रोमियम पे 3+ है, तो 2 क्रोमियम पे यहाँ पे 6+ है, इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, टोटल कितना 6। और इधर देख रहे हैं कि 14+ है और 2- है, इसके आगे 1 है, तो यहाँ पे 2- है, तो इसका मतलब प्लस हो गया 14 और उसमें से 2- घटेगा, कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 12+, तो इधर 12+ है और इधर 6+ है, तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। इधर हम लोग का कितना आ रहा है, तो इधर आ रहा है हम लोग का 12+ और इधर हम लोग का कितना आ रहा है, तो इधर आ रहा है हम लोग का 6+। तो हम लोग को दिख रहा है कि इधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और इधर पॉजिटिव चार्ज कम है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं। अब हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, तो हम लोग को ये देखना है कि माइनस किधर दे, इधर दे या इधर दे। तो अगर हम लोग माइनस इधर देते हैं तो प्लस में माइनस घटेगा, तो इसका मतलब प्लस का संख्या घट जाएगा, तो ये बराबर में आ जाएगा। अगर इधर माइनस दे देंगे तब तो ये माइनस और यहाँ प्लस, तो ये और घट जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उधर ही दिया जाता है जिधर प्लस ज़्यादा होता है, जिधर पॉजिटिव ज़्यादा होता है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 6, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को ऐड करना पड़ेगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन दिए, तो जैसे 6 इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर पॉजिटिव कितना हो गया, पॉजिटिव था 14 और 6- और 8-, इसका मतलब 6- और 2- मतलब 8-। तो इसका मतलब हम लोग का यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना बच गया, 6 आ गया और इधर भी 6 आ गया। इसका मतलब चार्ज भी बैलेंस है और एटम भी बैलेंस है। तो याद रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें कि हम लोग को एटम बैलेंस करना पड़ता हो और चार्ज बैलेंस करना पड़ता हो। तो नॉर्मल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन का डेफिनेशन होगा कि वैसा रिएक्शन जिसमें कि एटम और चार्ज को बैलेंस किया जाता है, वैसे रिएक्शन को नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन में एटम जो रिएक्टेंट के साइड होगा वही प्रोडक्ट के साइड भी होगा, एटम चेंज नहीं करेगा। तो अब हम लोग को जानना है सेकेंड नंबर कि सेकेंड नंबर फिर न्यूक्लियर रिएक्शन किसको कहते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन किसको कहते हैं, तो इसके बारे में जानिए आप लोग कि वैसा रिएक्शन जिसमें कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर को बैलेंस किया जाता है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। फिर से सुनिए, वैसा रिएक्शन जिसमें कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर को बैलेंस किया जाता है उसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका, यहाँ पर हम लोग के पास एक यूरेनियम है, यूरेनियम जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 92 और मास नंबर होता है 238। ये एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर है। अब क्या होता है कि यूरेनियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि डिसोसिएट करता है, जो टूटता है, तो ये टूट करके बदल जाता है थोरियम में TH, जिसका कि एटॉमिक नंबर है 90 और मास नंबर है 234। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यूरेनियम बदल चुका है थोरियम में और यहाँ पर हीलियम पार्टिकल बाहर निकलता है। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। तो इस जगह पर हम लोग को दिख रहा है कि एटम चेंज कर दिया, इधर यूरेनियम है तो इधर यूरेनियम नहीं है, पर इसमें क्या देख रहे हैं, इधर नाइट्रोजन है तो इधर भी नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो जिसमें एटम चेंज कर जाए वह न्यूक्लियर रिएक्शन है। जिसमें एटम चेंज नहीं करे, जिसमें कि एटम सेम रहे लेकिन जिसमें हम लोग को एटम और चार्ज बैलेंस करना पड़ता है, वो हम लोग को हो जाता है कौन सा रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसमें हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन उसको बोलेंगे जिसमें कि एटॉमिक नंबर को बैलेंस करना पड़ता हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं 92 है, तो यहाँ पे भी 90 और 92, यहाँ पे मास नंबर दिख रहा है कि 238 है, तो यहाँ पे भी 234 और +4, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 238। तो इसका मतलब ये दोनों में आप लोग डिफरेंस समझ पाए।
कि न्यूक्लियर रिएक्शन किसको बोलेंगे, वैसा रिएक्शन जिसमें कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर इन दोनों को बैलेंस किया जाता हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए कि नॉर्मल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, और फर्स्ट नंबर में हेडिंग दीजिए नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन में आप लोग लिखिए, नॉर्मल रिएक्शन में आप लोग लिखिए वैसा रिएक्शन जिसमें एटम और चार्ज को बैलेंस किया जाता है, जिसमें एटम और चार्ज को बैलेंस किया जाता है, जिसमें एटम और चार्ज को बैलेंस किया जाता है, उसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, उसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, उसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो इसका ये दोनों एग्जाम्पल है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको उतारिए, ये दोनों रिएक्शन को, और नेक्स्ट हेडिंग दीजिए सेकंड नंबर न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन नाभिकीय अभिक्रिया, ये था सामान्य अभिक्रिया, ये है नाभिकीय अभिक्रिया। न्यूक्लियर रिएक्शन में आप लोग लिखिए वैसा रिएक्शन जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर को बैलेंस किया जाता है, उसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, उसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। लिखिए आप लोग। तो ये इसका फर्स्ट एग्जांपल है, इसको आप लोग उतारिए, इसको ठीक से समझने के लिए दूसरा एग्जांपल है कार्बन जिसका कि एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 14। याद रखना है कि कार्बन का ये आइसोटोप्स है ना, जिसका कि एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट। कार्बन नेचर में दो तरह का होता है, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14। तो 12 वाला तो रेडियो एक्टिव नहीं है, ये कार्बन 14 है जो ये रेडियो एक्टिव है। तो ये कार्बन जो है ये बदल जाता है नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और मास नंबर है 14। तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर कि मास नंबर तो बैलेंस है लेकिन एटॉमिक नंबर बैलेंस नहीं है। तो ये कार्बन क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करता है। इलेक्ट्रॉन पर हम लोग को पता है कि चार्ज -1 होता है और इसका मास जो है वो इतना कम होता है कि उसको हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि रिएक्टेंट के साइड में एटॉमिक नंबर 6 था, तो यहाँ पर भी 7 और -1, तो 7 और -1 तो 7 में से एक जाएगा तो 6 बचेगा। और यहाँ पर मास नंबर है 14, तो यहाँ पे 14 + 0 इसका मतलब 14। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर भी बैलेंस है और मास नंबर भी बैलेंस है। तो जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर बैलेंस करना पड़ता है वैसे रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। इसी का एक थर्ड एग्जाम्पल भी है, कई एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक बेरिलियम है, बेरिलियम Be, जिसका कि एटॉमिक नंबर है 4 और मास नंबर है 9। इस पर क्या करवाया गया कि हीलियम पार्टिकल से बम्बार्डिंग करवाया गया। हीलियम पार्टिकल से इस पर बम्बार्डिंग, इस पर आघात करवाया गया। तो जब हीलियम पार्टिकल से
इस पर आघात करवाया गया तो ये बदल गया कार्बन में। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 12। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इसका 4 और 2 6 हो गया, जबकि यहाँ पर 9 और 4 13 हो रहा है। तो यहाँ हो रहा है 13 और यहाँ पर 12, इसका मतलब मास नंबर अभी बैलेंस नहीं है। तो इसमें जो पार्टिकल बाहर निकला वो निकला न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन 0 होता है और मास 1 होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, नीचे वाला चार्ज है, ऊपर वाला मास है। तो याद रहे कि इलेक्ट्रॉन पर -1 होता है चार्ज और मास 0 होता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पार्टिकल है और न्यूट्रॉन सबसे भारी पार्टिकल है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात किए थे फंडामेंटल पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और मैंने बताया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और न्यूट्रॉन जो है वो सबसे भारी होता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि अब अगर ऐड करेंगे तो 12 और 1 13, तो 9 और 4 13। यहाँ पर देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर भी बैलेंस है और मास नंबर भी बैलेंस है। तो यहाँ पर एक पार्टिकल बाहर हुआ जिसका नाम है न्यूट्रॉन। याद रहे कि इसी रिएक्शन से न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ था। याद रखना है कि इस रिएक्शन को जिसने करवाया था उसका नाम था जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का जो डिस्कवर किया था वो इसी रिएक्शन से किया था। तो अगर एग्जाम में आया कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का रिएक्शन लिखने के लिए, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का रिएक्शन यही है और इस रिएक्शन को करवाया था किसने? जेम्स चैडविक ने। तो याद रखना इसका नाम है न्यूट्रॉन। और इस रिएक्शन को करवाया किसने था? जेम्स चैडविक। उन्नीस ईस्वी में 1932 में इस रिएक्शन को करवाया गया था। तो याद रखना है कि जब बेरिलियम पर हीलियम पार्टिकल से बम्बार्डिंग करते हैं तो ये कार्बन में बदल जाता है और एक न्यूट्रल पार्टिकल देता है न्यूट्रॉन, जिस रिएक्शन को करवाया था किसने? जेम्स चैडविक ने। तो याद रखना है कि वैसा रिएक्शन जिसमें कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर को बैलेंस करना पड़ता है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है और न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है। तो नॉर्मल रिएक्शन का यूज होता है केमिस्ट्री में और न्यूक्लियर रिएक्शन का यूज हो रहा है फिजिक्स में, मीन्स रेडियो एक्टिविटी में, है ना। ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर का इसमें बार बार यूज पड़ेगा, तो इसके लिए भी आप लोग थोड़ा बात समझ लीजिए। किसी भी एलिमेंट को, किसी भी तत्व को एक्स से सूचित करते हैं। याद रखना है कि ये एक्स क्या है? तो ये एक्स एलिमेंट है, तत्व है। और नीचे में जब भी कोई नंबर लिखा रहे तो उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। और ऊपर में अगर कोई नंबर लिखा रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर, जिसको कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो याद रखना है कि ये एक्स क्या है? तो ये एक्स है सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट, तत्व का संकेत। ये जेड क्या है? तो याद रखना है इस जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। और ये ए क्या है? तो इस ए को बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर। तो किसी भी तत्व को इस तरीका से सूचित किया जाता है। तो याद रखना है कि x किसी भी तत्व को सूचित करते हैं। x कुछ भी हो सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम, यूरेनियम, पोलोनियम, कुछ भी। उसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे और मास नंबर ऊपर लिखेंगे। मास नंबर हमेशा ज़्यादा होता है और एटॉमिक नंबर हमेशा कम होता है। आप लोगों को ये याद रखना है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा बात इसके बारे में भी करेंगे। तो अभी हम लोग देखें कि किसी भी एलिमेंट को एक्स से सूचित किया जाता है। एटॉमिक नंबर को जेड से सूचित करते हैं और मास नंबर को ए से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर
जिसको किस सूचित किससे करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जेड से। अब ये एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो याद रखना है कि प्रोटॉन नंबर को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर नहीं कहते हैं। याद रखना है कि केवल प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर कोई पूछेगा कि जेड किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर या न्यूट्रॉन पर, तो बताना है कि जेड डिपेंड करता है केवल प्रोटॉन पर। इलेक्ट्रॉन चेंज होता है लेकिन एटॉमिक नंबर किसी का कभी भी चेंज नहीं होता है। उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर हो गया जेड और यहाँ पर प्रोटॉन हो गया पी। तो हम लोग के लिए फॉर्मूला बन गया Z बराबर पी, Z बराबर पी। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हम लोग के लिए मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। ये परमाणु संख्या, ये है द्रव्यमान संख्या। मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब मास नंबर होता क्या है, तो ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल, एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दें तो हम लोग को मास नंबर मिल जाएगा। तो इसका मतलब फार्मूला बन जाएगा ए बराबर पी प्लस एन। फार्मूला क्या बन गया, ए बराबर पी प्लस एन। तो हम लोग को पता है कि पी जेड को कहते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पी को हटाकर इसके जगह पर जेड लिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो हम लोग का यहाँ पर एन बराबर, अगर हमको किसी में न्यूट्रॉन को निकालने बोलेगा तो न्यूट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो हम लोग को ये करना पड़ेगा कि इसमें जेड इधर आ जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा ए माइनस जेड। तो ये हम लोग का न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला हो गया कि अगर हम लोग मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा दें तो न्यूट्रॉन का पता चल जाएगा। अगर मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा दें तो पता चल जाएगा किसका, न्यूट्रॉन का। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, आयरन Fe का एटॉमिक नंबर है 26 और मास नंबर होता है 56, है ना। तो ये हम लोग का एटॉमिक नंबर है, मतलब ये Z है, और ये मास नंबर है, मतलब कि ये A है। हम लोग को बताना है इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों को निकालना है। तो याद रखना है कि जो एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब जिस पे ना प्लस है ना माइनस है, तो जब प्लस माइनस नहीं होगा तो Z बराबर P बराबर E होगा। तो याद रहे इलेक्ट्रॉन Z के बराबर तब होता है जब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो इसका मतलब वैसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन और Z मतलब कि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। लेकिन अगर इस पर चार्ज रहेगा तो वो बराबर नहीं होगा। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर Z डिपेंड नहीं करता है, Z डिपेंड करता है किस पर, प्रोटॉन पर। अगर यहाँ चार्ज आ भी जाएगा तो भी उसका प्रोटॉन चेंज नहीं होगा, केवल क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 26 है, इसका मतलब है कि आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन है और 26 प्रोटॉन है, तो बच गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस जेड। ए कितना है 56, तो हम लोग 56 में 26 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसका मतलब हम लोग को आ जाएगा 30। इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन का संख्या कितना है, 30। तो याद रखना है कि आयरन में इलेक्ट्रॉन होता है 26, प्रोटॉन होता है 26, जबकि न्यूट्रॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन होता है 30। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर है 16। तो ये हो गया हम लोग के लिए Z और ये हम लोग के लिए हो गया A। तो इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 8, प्रोटॉन पूछेगा, है ना, तो प्रोटॉन भी हो जाएगा 8 और न्यूट्रॉन पूछेगा तो हम लोग 16 में से 8 घटाएंगे। तो 16 में से 8 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 8। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों सेम है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है जबकि न्यूट्रॉन सेम नहीं है ना। तो याद रखना है आप लोग को कि एटॉमिक नंबर बोलते हैं प्रोटॉन को और मास नंबर बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामूहिक रूप को ही हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो याद रखना है कि मास नंबर का दूसरा नाम न्यूक्लियॉन भी है।
मास नंबर का दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियन। इसको उतारिए आप लोग। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। चैप्टर का नाम क्या है? रेडियो एक्टिविटी। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए कि रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी क्या है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रियता। क्वेश्चन लिखिए कि रेडियो सक्रियता क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन लिख लिया आप लोग? तो पहले समझ लीजिए। अनस्टेबल एटम स्टेबल होने के लिए कुछ किरण को बाहर निकालता है। ये जो अल्फा बीटा गामा रे बाहर निकलता है, ये सभी एटम से तो नहीं निकल रहा है, ऑक्सीजन से नहीं निकल रहा है, नाइट्रोजन से नहीं निकल रहा है। तो याद रखना है कि कुछ एटम ऐसे हैं जो कि अनस्टेबल हैं, और जो अनस्टेबल हैं उसी से अदृश्य किरणें निकल रही है। जो अल्फा बीटा गामा रे निकल रही है, ये वैसे एटम से निकल रही है जो एटम क्या है? अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल अल्फा बीटा गामा रे को बाहर करके स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए ही वो अल्फा बीटा गामा रे को क्या करता है? बाहर करता है, जिसको हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा रेडियो एक्टिविटी का? कि अनस्टेबल एटम स्टेबल होने के लिए कुछ अदृश्य किरणें जैसे अल्फा बीटा गामा रे को बाहर करती है, और ऐसी घटना ही रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिविटी। तो आप लोग आंसर में लिखिए, अनस्टेबल एटम स्टेबल होने के लिए, अनस्टेबल एटम स्टेबल होने के लिए जब अदृश्य किरणें ब्रैकेट में लिख लीजिए अल्फा बीटा गामा रे को स्वतः अर्थात अपने आप बाहर निकालती है, तो ऐसी घटना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। और जिन तत्वों से जिन एलिमेंट से ये किरणें बाहर निकलती है उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। जिन एलिमेंट से ये किरणें बाहर निकलती है उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। लिखा गया? तो यहाँ पर आप लोग समझिए, यहाँ पर बीच में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया गया है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो सकता है, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम, तो कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यहाँ पर लिया गया है। और अगर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो ये अपने आप को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। अपने आप को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। याद रखना है कि इसमें कुछ करवाना नहीं पड़ता है रे निकालने के लिए, ये अपने आप अदृश्य किरण को क्या करता है? बाहर निकालते रहता है। तो जो अपने आप किरण को बाहर निकालेगा उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं स्वतः अर्थात अपने आप। तो ये क्या कर रहा है कि अपने आप जब अल्फा बीटा गामा रे को बाहर कर रहा है तो ये देख रहा है कि कुछ किरण जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला गया, कुछ किरण जो है वो निगेटिव प्लेट की तरफ चला गया, और कुछ किरण जो है वो सीधे निकल गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेट है, एक प्लेट है पॉजिटिव का और एक प्लेट है निगेटिव का। तो ये प्लेट का नाम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और इस प्लेट का नाम क्या है? निगेटिवली चार्ज प्लेट। तो कुछ किरण कहाँ गया? पॉजिटिव की तरफ, कुछ किरण किधर गया? निगेटिव की तरफ, और जो है वो सीधे निकल गया। तो इसका मतलब कि जो किरण पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव की तरफ तो वही जा सकता है जिसपे कि कौन सा चार्ज हो? जिसपे कि निगेटिव चार्ज हो। इसका मतलब है कि ई जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है इस पर चार्ज क्या है? इस पर चार्ज है निगेटिव। जो निगेटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि उस पर चार्ज क्या है? तो उस पर चार्ज है पॉजिटिव। तो इस रे पर पॉजिटिव चार्ज है। और जो न निगेटिव की तरफ गया न पॉजिटिव की तरफ गया, सीधे निकल गया, इसका मतलब वह न्यूट्रल है। वह क्या है? न्यूट्रल। उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो याद रखना है कि जिस रे पर पॉजिटिव चार्ज है उसी का नाम रदरफोर्ड ने अल्फा रखा।
उसका नाम क्या रखा गया, अल्फा। तो याद रखना है कि अल्फा पॉजिटिवली चार्ज होता है और अल्फा पे 2 प्लस होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका नाम उन्होंने बीटा रखा। इसका नाम उन्होंने क्या रखा, बीटा। और बीटा पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। और जो सीधे निकल गया उसका नाम उन्होंने गामा रखा। उसका नाम उन्होंने क्या रखा, गामा। तो याद रखना है कि गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो गामा जो होता है वो न्यूट्रल होता है। गामा जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। तो यहां पर 3 पार्टिकल है, अल्फा, बीटा और गामा। वैसे एक्चुअल में अल्फा और बीटा ही पार्टिकल है। गामा जो है वो एक तरह का रे है। अल्फा बीटा पार्टिकल है और गामा जो है वो क्या है, रे है, जिसको कि हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो याद रखना है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये क्या है, ये एक ब्लॉक है जिसका कि नाम है लेड ब्लॉक। लेड मतलब ये लेड का बना हुआ है, और ब्लॉक मतलब जिससे कि किरण पास नहीं कर सकता हो। तो ये एक लेड ब्लॉक है। तो ये जो पूरा फेनोमिनन है, इस पूरे घटना का ही नाम क्या है, इस पूरे घटना का नाम है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। तो रेडियो सक्रियता में क्या होता है कि कुछ अदृश्य किरणें क्या करती है, बाहर निकलती है। आप लोग इसको उतारिए। तो लिख लिया आप लोग। अब ये जानिए आप लोग कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिससे अल्फा बीटा गामा रे बाहर निकल रही है, इसके 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है इसका कितना प्रकार है, 2 प्रकार है। एक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट और दूसरे को बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या है, तो नेचुरल मतलब जो नेचर में पहले से मौजूद है, जो प्रकृति में पहले से मौजूद है, उसको नाम दिया गया नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जो नेचर में पहले से मौजूद न है, जिसको कि इंसान के द्वारा मेड है, जो कि इंसान के द्वारा बनाया गया, उसको हम लोग नाम दिया क्या, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो हम लोग से पूछा जाएगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कितना प्रकार है, तो लिखेंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के 2 प्रकार हैं। फर्स्ट प्रकार क्या है, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए, ये पॉइंट बना के लिखिए। आप लोग पॉइंट बना करके लिखिए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के 2 प्रकार होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के 2 प्रकार होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट में लिखिए नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फर्स्ट में लिखिए नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट और सेकंड में लिखिए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फर्स्ट नंबर हेडिंग दीजिए नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट और लिखिए इसमें डैश देके वैसा एलिमेंट जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद थे। वैसा एलिमेंट जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद थे और जिनसे अल्फा बीटा गामा रे स्वतः रूप से बाहर निकलती है। अल्फा बीटा गामा रे स्वतः रूप से बाहर निकलती है, उसे नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। उसे नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम भी पहले से नेचर में मौजूद था और थोरियम भी पहले से नेचर में मौजूद था। यूरेनियम के बारे में मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दिया था। हेनरी बेकरवेल जो था वो यूरेनियम सैंपल पे काम किया था और मैरी क्यूरी थोरियम से रिलेटेड बात की थी। जो पहले के लेक्चर को नहीं देख पाए वो पहले के लेक्चर को देखें ताकि ये चैप्टर थोड़ा और आसान लगे। सेकंड नंबर हेडिंग दीजिए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आर्टिफिशियल
रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इसमें डैश दे के लिखिए वैसा एलिमेंट जो नेचर में पहले से मौजूद नहीं थे, वैसा एलिमेंट जो नेचर में पहले से मौजूद नहीं थे जिसे बमबार्डिंग के द्वारा, बमबार्डिंग मतलब आघात करा करके, बमबार्डिंग करवा करके, जिसे बमबार्डिंग करा करके निर्माण किया गया, जिसे बमबार्डिंग के द्वारा निर्माण किया गया, जिसे बमबार्डिंग के द्वारा निर्माण किया गया, अर्थात जो मेन मेड है, मानव द्वारा बनाया गया, मेन मेड, अर्थात जो मेन मेड है, वैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। वैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। वैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। देख लिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है FM, जिसका कि परमाणु संख्या 100 है। इसका नाम है फर्मियम। इसको क्या पढ़ते हैं FM को? फर्मियम। सेकेंड एग्जाम्पल है CF, जिसका कि एटॉमिक नंबर है 98। इसका नाम है कैलिफोर्नियम। इसका नाम क्या है? कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम CF। नेक्स्ट एग्जाम्पल है RF, जिसका कि एटॉमिक नंबर है 104। RF का नाम है रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है LR, परमाणु संख्या है 103। इसका नाम है लोरेंसियम, लोरेंसियम। तो ये 4 एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल है। याद रखना है कि अब जितना भी एलिमेंट का डिस्कवर हो रहा है वह नेचर में प्रेजेंट नहीं है, वो सब को लैब में प्रिपेयर किया जा रहा है, वो सब मेन मेड है, इंसान के द्वारा बनाया जा रहा है। याद रखना है कि अब जितना भी हाल फिलहाल में जो भी तत्व का खोज हो रहा है वो सब रेडियो एक्टिव है। जितना भी एलिमेंट डिस्कवर हुआ है वो सब, इधर का एलिमेंट 10 साल के अंदर जितना भी एलिमेंट का डिस्कवर हुआ है ये सब रेडियो एक्टिव है। और याद रखना है कि ये मेन मेड है, मतलब लैब में प्रिपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ही लिए हैं। याद रखना है कि आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल ज़्यादा है और नेचुरल का एग्जाम्पल कम है। आप लोग इसको उतारिए। तो अब हम लोग अल्फा बीटा गामा का प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। अल्फा बीटा गामा का क्या गुण है, अब हम लोग इसको समझने वाले हैं। अल्फा के बारे में आप लोग ये जानिए कि अल्फा को हम लोग हीलियम पार्टिकल कहते हैं। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। बीटा को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और गामा जो है वो मासलेस है, मासलेस और न्यूट्रल पार्टिकल है। तो याद रखना है कि अल्फा बीटा गामा इस सब के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो सबको एक डाटा में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले है कि इसका हम लोग अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे, तो ये दोनों को हम लोग पार्टिकल कहते हैं, जबकि गामा को हम लोग रे कहते हैं। तो अब इसका आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मतलब एक तरह से सिंबल। अल्फा पार्टिकल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हीलियम He2+ से। He2+ कहने का मतलब कि हीलियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो इसका मतलब कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम 2+ दे दिए, इसका मतलब इससे दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो He2+ में बच क्या गया? तो इसमें बच गया 2 प्रोटॉन और बच गया 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो He2+ में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो याद रखना है कि He2+ कोई हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि अल्फा पे भी 2+ चार्ज होता है। तो याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? हीलियम से, 2 और 4 से।
बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा पार्टिकल एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन का हम लोग को चार्ज पता है -1 और इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि हम लोग उसको 0 मान लेते हैं। फिर यहाँ पर है गामा रे। तो गामा रे जो है, गामा को रिप्रेजेंट भी गामा से ही करते हैं। एक्चुअल में ये फोटोन होता है और फोटोन को हम लोग h न्यू कहते हैं। हम लोग 11 में पढ़े थे मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी में बताया गया था कि सन से जो लाइट आता है उसको हम लोग, सन से जो लाइट आता है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है, जिसको कि हम लोग फोटोन कहते हैं। तो याद रखना है कि ये जो गामा पार्टिकल है ये एक्चुअल में फोटोन है। ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में फोटोन है। और फोटोन का जो एनर्जी होता है उसी को हम लोग h न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यू क्या है? न्यू है फ्रीक्वेंसी और h क्या है? h है प्लैंक कांस्टेंट। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर में जो है वो है हम लोग का मास। तो मास जो है, अल्फा पार्टिकल का जो मास है 4 AMU। AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पर हीलियम का जो मास है वो 4 है, तो वही यहाँ पर लिखा गया कि अल्फा पार्टिकल का अगर कोई मास पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान कितना होता है, तो याद रखना है कि 4 AMU होता है। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ये यूनिट है। उसी तरह से बीटा का मास, तो बीटा का मास तो वही मास होगा जो इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वही बीटा का मास है। क्यों? क्योंकि बीटा ही इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ही बीटा है। तो यहाँ पर फिर है गामा। तो गामा मासलेस है। मासलेस मतलब इसका कोई मास नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग 0 लिखे हैं। याद रहे कि ये जो मासलेस बोला गया है ये रेस्ट मास है। रेस्ट कंडीशन में जो मास है तब हम लोग 0 बोलते हैं। वैसे इसका रिलेटिवली मास कुछ होता है, लेकिन रेस्ट में मास क्या होता है? 0 होता है। तो उसके बाद थर्ड नंबर पर है चार्ज। चार्ज जो है तो अल्फा पे कितना चार्ज है? अल्फा पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे लिखा गया है 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखना है कि इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। 2 पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरह से बीटा, तो बीटा पर एक है ना। बीटा पर जो होता है वो 1 माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं E- से। तो याद रखना है कि ये नीचे वाला चार्ज है और ऊपर वाला मास है। तो यहाँ पे लिखे हैं 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। याद रखना है कि बीटा पर जो होता है वह 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज होगा। 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज। याद रखना है कि बीटा पर जो होता है वह एक निगेटिव चार्ज होता है। उसी तरह से फिर यहाँ पर गामा है। तो गामा जो है वो न्यूट्रल मतलब ना तो इस पर पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। न्यूट्रल मतलब उदासीन। तो याद रखना है कि अल्फा पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर 1 निगेटिव चार्ज होता है और गामा जो होता है वह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद हम लोग का स्पीड एक तरह से वेलोसिटी। तो स्पीड जो है यहाँ पर स्पीड, तो यहाँ पर ये तीनों में अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा स्पीड होता है गामा का। उससे नजदीक होता है बीटा का और सबसे कम होता है अल्फा का। तो अल्फा का जो स्पीड है वो 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लाइट का 1/10 भाग। तो लाइट का स्पीड क्या होता है? तो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं c से। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? c से। तो याद रखना है कि प्रकाश का वेग का 1/10 भाग। तो प्रकाश का वेग होता है कितना? प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸, है ना। तो 10⁸8 है, 1/10 है। तो 10 अगर ये ऊपर जाएगा तो 1 पावर कम हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। यहाँ 1 कम क्यों हो गया? 1 कम हो गया क्योंकि इसको 10 से डिवाइड किया गया है। तो बुक में ऐसे ही रिप्रेजेंट रहता है और ऐसे ही रिप्रेजेंट रहता है। तो याद रखना है इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद इससे ज्यादा स्पीड से कौन चलता है? इससे ज्यादा स्पीड से चलता है बीटा। तो बीटा के बारे में क्या लिखा है? नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो याद रखना है कि ये जो है प्रकाश के वेग के नजदीक, जितना प्रकाश का वेग है उससे थोड़ा सा कम होता है किसका? थोड़ा सा कम होता है बीटा का। और गामा जो है वो प्रकाश के वेग के बराबर ही चलता है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो सोचने वाला बात यह है कि गामा इतना तेजी से क्यों चल रहा है और अल्फा जो है उसका स्पीड कम क्यों हो गया? वो इसलिए कम हो गया क्योंकि अल्फा का मास ज्यादा है। अल्फा का जो मास है वो 4 MU है। तो ये तीनों में से सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी अल्फा। तो जो भारी होगा वो धीरे चलेगा, है ना, और जो हल्का होगा वो सबसे तेजी में चलेगा। और ये क्या है? ये बीच में इंटरमीडिएट है। तो याद रखना है कि अगर पूछेगा अल्फा बीटा गामा में
सबसे फास्ट कौन चलता है? तो सबसे फास्ट चलता है कौन? गामा, है ना। और स्लो कौन चलता है? तो स्लो चलता है यहां पर अल्फा। उसके बाद है पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर मतलब भेदन क्षमता, कि किसमें, है ना, किसमें पेनिट्रेट करने का, किसमें पेनिट्रेट करने का पावर ज्यादा है। तो याद रखना है कि पेनिट्रेट मतलब भेदने का क्षमता, तो भेदने का क्षमता उसी में ज्यादा होगा जो ज्यादा स्पीड से चलेगा। तो सबसे ज्यादा स्पीड से कौन चल रहा है? गामा चल रहा है। तो याद रखना है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है? गामा को। तो यहाँ पे लिखे हैं मैक्सिमम। और सबसे कम किसका होगा? ये सबसे धीरे चल रहा है तो इसका मतलब इसका कम होगा। तो कम है तो यहाँ लिखे हैं मिनिमम। तो ये हो गया न्यूनतम और ये हो गया अधिकतम, और यहाँ बीच में इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती। तो याद रखना है कि जो सबसे फास्ट चल रहा है, तो सबसे फास्ट कौन चल रहा है? गामा चल रहा है। तो अगर गामा सबसे फास्ट चल रहा है तो उसका जो भेदन क्षमता है, पेनिट्रेट पावर है, वो पेनिट्रेट पावर जो है, पेनिट्रेशन पावर, वो सबसे ज्यादा किसका होगा? गामा का। और सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा अल्फा का। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आयनोजेबल पार्ट। आयनोजेबल पार्ट मतलब आयनीकरण, मतलब आयन कौन आयोनाइज कर सकता है? तो आयोनाइज कौन कर सकता है? तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जिस पर चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा आयोनाइज करेगा। तो चार्ज ज्यादा किस पर है? ज्यादा चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे। अल्फा पे देखो यहाँ पे 2 प्लस है, 2 प्लस है, बीटा पर 1 माइनस है। तो इसका मतलब इन दोनों में से चार्ज किस पर ज्यादा है? अल्फा पे ज्यादा है। और गामा पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, गामा पे कोई चार्ज नहीं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा चार्ज किस पर? अल्फा पर। तो जिस पर चार्ज ज्यादा होगा उसका आयनोजेबल पावर भी ज्यादा होगा। तो याद रखना है कि आयनोजेबल पावर जो है आयनीकरण क्षमता, तो आयनीकरण क्षमता, आयनीकृत करने का जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा किस में है? अल्फा में। यहाँ पे लिखे हैं मैक्सिमम, अधिकतम, है ना। यहाँ पे बीटा में हो गया मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट, और गामा पे कोई चार्ज न है ना। तो इसका तो आयनोजेबल पावर होगा ही नहीं, मगर हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं? मिनिमम मतलब न्यूनतम। तो ये बात आप लोग को याद रहा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव में ये आएगा कि अल्फा का स्पीड होता है। ऑब्जेक्टिव में दे देगा अल्फा का स्पीड होता है, वहां पर ऑप्शन दिया रहेगा प्रकाश के वेग के बराबर, या प्रकाश के वेग के 10वें भाग, या प्रकाश के वेग से अधिक। तो हम लोग आंसर क्या मारेंगे? आंसर मारेंगे कि प्रकाश का वेग का 10वां भाग, है ना। तो उसी तरह से पूछेगा कि किसका पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर मतलब भेदन क्षमता किसका ज्यादा? अल्फा का, बीटा का, या गामा का? तो हम लोग क्या बोलेंगे? गामा का। गामा का क्यों ज्यादा है? क्योंकि गामा का स्पीड ज्यादा है, इसलिए उसका भेदन क्षमता भी क्या होगा? अधिक होगा। क्वेश्चन दे देगा कि फोटोन किसको कहते हैं? अल्फा को, बीटा को, या गामा को? तो याद रखना है फोटोन कहते हैं गामा को। क्वेश्चन देगा इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? अल्फा को, बीटा को, या गामा को? तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं बीटा को। तो ये सब जितना भी हम लिखे हैं ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको कि हम लोग एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिए हैं। आप लोग इसको उतारिए, लिख लिया आप लोग। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अल्फा, बीटा और गामा के निकलने से एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या चेंज हो सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एक अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 का कमी और मास नंबर में 4 का कमी आता है। एक बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर में 1 का वृद्धि हो जाता है और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। और गामा के निकलने से एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो इस बात को पहले आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट बना करके लिखिए। फर्स्ट लाइन में लिखिए आप लोग कि एक अल्फा के निकलने से, एक अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 का कमी और मास नंबर में 4 का कमी होता है। एक अल्फा के निकलने से परमाणु संख्या में 2 का कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 का कमी होता है। दूसरे पॉइंट में लिखिए एक बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, जबकि मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। जबकि मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। लास्ट पॉइंट में लिखिए गामा में एक गामा के निकलने से एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है।
एक गामा के निकलने से एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। लिख लिए। तो इन तीनों से हम लोग को ये पता चल रहा है कि मास नंबर को अगर कोई चेंज कर सकता है, द्रव्यमान संख्या को अगर कोई चेंज कर सकता है तो उसका नाम है अल्फा। बीटा और गामा द्रव्यमान संख्या को चेंज नहीं कर सकता है। बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो याद रखना है कि बीटा और गामा द्रव्यमान संख्या को चेंज नहीं करता है। द्रव्यमान संख्या को अगर कोई चेंज करता है तो वो केवल कौन चेंज कर सकता है? गामा चेंज कर सकता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को आया और उसमें देख रहे हैं कि मास नंबर चेंज कर रहा है तो समझ जाइए कि गामा जरूर निकला होगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, इसलिए इसको ठीक से ध्यान देना आप लोगों को। यहाँ पर यूरेनियम जो है वह लेड में चेंज कर रहा है। यूरेनियम जो है वह लेड में चेंज कर रहा है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92 और यहाँ पर लेड का एटॉमिक नंबर है 82। तो ये 92 82 में चेंज कर गया है। और यहाँ पर यूरेनियम का जो मास नंबर है वह है 238 और इसका है 206। तो ये 238 206 में चेंज कर गया है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? ये रिएक्शन दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इसमें कितने अल्फा बाहर हुए और कितने बीटा बाहर हुए। तो हम लोग को इसमें 2 चीज़ का आंसर बताना है कि अल्फा का संख्या कितना बाहर हो रहा है और बीटा का संख्या कितना बाहर हो रहा है ना। तो इन दोनों का आंसर निकालना है। आंसर कैसे निकलेगा? तो अल्फा को जो निकालना है वो हमेशा मास नंबर से निकालना है। मास नंबर से क्यों निकालना है? क्योंकि एटॉमिक नंबर में भी चेंज आता है। अब मास नंबर भी चेंज, लेकिन एटॉमिक नंबर में तो बीटा के कारण भी चेंज आता है। इसलिए हम लोग अल्फा को हमेशा कैसे निकालेंगे? मास नंबर से। तो मास नंबर हम लोग को क्या दिख रहा है कि इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो 238 है, यहाँ 206 है। तो 238 में से 206 को घटाएंगे, है ना। तो पहले तो 200 200 कैंसिल हो जाएगा और 38 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 32। तो यहाँ पर हम लोग के पास आ गया 32। ये 32 कैसे आया? तो 238 में 206 को घटाएं तो 32 आ गया। ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग को पता है कि एक अल्फा के निकलने से मास नंबर में 4 का कमी आता है। तो इसमें 4 से घटता है, इसलिए इसको भाग कितना से देंगे? 4 से। ये 4 ही क्यों लिखे? क्योंकि मास नंबर में 4 से कमी आता है ना। तो 32 जो है उसमें भाग देना है 4 से, कितना आ जाएगा? 8। 8 सौ क्या? 32। इसका मतलब पता चल गया कि अल्फा का संख्या 8 होगा। अल्फा का संख्या कितना होगा? 8 होगा। काफ़ी आसान है, ठीक से ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। फिर यहाँ पर बीटा निकालना है ना। बीटा निकालना है। अब हम लोग को पता है कि बीटा जो निकालते हैं, बीटा में मास नंबर से नहीं निकालेंगे। बीटा को हमेशा कैसे निकालेंगे? एटॉमिक नंबर से। क्योंकि पता है कि बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है लेकिन यहाँ तो घट रहा है। तो यहाँ घट रहा है तो कैसे पता चलेगा? इसका मतलब अल्फा को पहले ध्यान देना है। यहाँ पर एक अल्फा के निकलने से 8 अल्फा निकला है। एक अल्फा के निकलने से ये 2 से घट जाता है। अभी लिखवाएं आप लोगों को कि एक अल्फा के निकलने से परमाणु संख्या में 2 का कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 का कमी। तो यहाँ 4 का कमी था इसलिए भाग 4 से दिए। लेकिन अब हम लोग को ये बताइए कि एक अल्फा निकलेगा तो ये 2 से घटेगा। तो यहाँ पर 8 अल्फा निकला है तो इसको कितना से घट जाना चाहिए? 16 से घट जाना चाहिए। एक अल्फा के निकलने से 2 घटता है तो 8 अल्फा के निकलने से 16 घटेगा। तो इसका मतलब घटना चाहिए 16 से, है ना। पर यहाँ घटा कितना है? तो 92 में 82 घटाएंगे। तो 92 में 82 घटाएंगे तो इसका मतलब है कि 10 का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर चेंज आ रहा है 10 का, लेकिन आना कितना का चाहिए था? आना चाहिए था 16 का। क्यों 16 का आना चाहिए? क्योंकि एक अल्फा के निकलने से परमाणु संख्या 2 से घटता है तो 8 अल्फा के निकलने से 16 से घटेगा। और यहाँ पे चेंज दिख कितना कर रहा है? 10 का। तो इसका मतलब ये जो 6 बढ़ गया है ना, 6 का जो चेंज यहाँ पर दिख रहा है वो 6 किसका संख्या निकल गया? बीटा का संख्या। ये जो 6 बढ़ा है ना वो 6 किसके कारण बढ़ गया? बीटा का। इसका मतलब 6 बीटा निकला होगा तो यहाँ पर ये 6 का बढ़ गया होगा, इस कारण से ये 10 हो गया। तो इसका मतलब बीटा का संख्या यहाँ पर 6 है और अल्फा का संख्या कितना है? 8 है। अगर आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया तो ये दूसरा एग्जाम्पल है, इस पर ध्यान दीजिए ठीक तरीका से। दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग को फिर से यहाँ पर अल्फा निकालना है और यहाँ पर हम लोग को बीटा निकालना है। गामा क्यों नहीं निकाला जाता है? गामा एग्जाम में निकालने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी मैंने लिखवाया अभी आप लोगों को कि गामा के निकलने से ना तो परमाणु संख्या में कोई चेंज आता है और न तो द्रव्यमान संख्या में चेंज आता है। तो जब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में चेंज ही नहीं आता है तो चेंज दिखेगा ही नहीं, इसलिए गामा पे क्वेश्चन नहीं आएगा।
तो क्वेश्चन में जब भी पूछेगा तो वो अल्फा का संख्या पूछेगा और बीटा का संख्या पूछेगा। कई बार फिजिक्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक से ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि अल्फा निकालना, अल्फा को हमेशा किससे निकालेंगे, मास नंबर से। तो यहाँ पर 232 है और यहाँ पे 208 है, तो 232 में से 208 घटाएंगे। तो पहले तो 200 200 कैंसिल होगा, अब 32 में से 8 गया, तो 32 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा 24, है ना। इसको भाग कितना से देंगे, 4 से। जब भी अल्फा आएगा तो भाग 4 से देना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आ गया ये, तो अब यह कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, 6 चौके 24। तो पता चल गया कि अल्फा का संख्या 6 है। काफ़ी आसान है, ध्यान दिया आप लोग कि अल्फा का संख्या कितना है, अल्फा का संख्या निकल गया 6। अब हम लोग को बीटा निकालना है। अब हम लोग को एक अल्फा के निकलने से इसमें 2 का कमी आता है, तो 6 अल्फा निकला है, तो यहाँ पर 12 का कमी आना चाहिए। तो कमी आना चाहिए 12 का और आ रहा है 8 का, है ना। याद रखना है कि यहाँ पर 8 था तो 16 का कमी आया, तो यहाँ पर 6 है तो इसका मतलब यहाँ पर 12 आएगा। तो घटना चाहिए था 12 से, लेकिन घटा कितना से है, तो हम लोग 90 में से क्या करेंगे, 82 को घटा देंगे। तो 90 में से जब 82 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो 12 में से 8 गया तो कितना बच गया, 4। इसका मतलब बीटा का संख्या 4 होगा और अल्फा का संख्या 6 होगा। तो इस तरह का कई क्वेश्चन है, तो हम लोग आगे क्लास में इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन को करेंगे। अभी ये मैंने 2 बेसिक क्वेश्चन को लिया, इसमें एटम को भी अननोन कर देता है। जेई में कई बार क्वेश्चन क्या आया है, जेई जो आईटी का एग्जाम है उसमें एटम को ही अननोन कर देता है। आपको नहीं बताएगा कि यहाँ पर पीबी है, या यूरेनियम है, कि थोरियम है, कि पोलेनियम है, वो इसका नाम पूछेगा। तो वैसा भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हम लोग हर तरह का क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन हो, या फिर मेडिकल का एग्जाम का हो, या फिर इंजीनियरिंग के एग्जाम का हो, हर तरह का क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो ये हम लोग का सेकेंड लेक्चर है रेडियो एक्टिविटी पर। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर को नहीं देख पाए हैं वो फर्स्ट लेक्चर को देखें, ताकि ये सेकेंड लेक्चर जो है ये थोड़ा आसान लगे पढ़ने में। अब हम लोग कुछ दिन के बाद से इसमें इसी चैनल पर 10th क्लास और 11th क्लास का भी वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा। तो आप लोगों के बगल में जो भी स्टूडेंट है, जो भी इस बार 9 से 10 में आए हैं, तो वो 10th का भी सिलेबस इसी चैनल पर कवर होगा और 11th का भी मैं बैच शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोग का जो भी दोस्त है या जो भी आप लोग के मोहल्ला में है, उन लोगों को बोले चैनल पर आने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि इस पर हम सोमवार से क्लास 10 का भी क्लास लेंगे और 11th का भी नया बैच शुरू करेंगे। थैंक यू। समझ में आया क्या? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।